नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज जो किसान हैं वो काला दिवस मना रहे हैं। आपको अब हम लेकर के आए हैं कितलाना टोल पर, और यहाँ पर जो किसान धरना चल रहा है, लगातार यहाँ पर जो काला दिवस है वो मनाया जा रहा है। बाकायदा सभी जो पोलों के ऊपर यहाँ पर काले झंडे बांध दिए गए हैं। और यहाँ पर भी चरखी दादरी विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह भी आपने देखा था जो चरखी दादरी में प्रदर्शन किया गया था उसमें भी शामिल थे, काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे। और जब से कृषि कानूनों के विरोध में किसान आए हैं तब से ही किसानों के साथ में हैं। तो प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले तो इसी के बारे में कि क्या इससे क्या ये जो काले झंडे दिखाने से सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा लोकतंत्र के अंदर अपना विरोध करने का तरीका है। आज ये लगभग 100 दिन हो गए धरने लगातार कंटिन्यू शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। तो विरोध स्वरूप आज ये काला दिवस के रूप में किसान भाई अपना काला दिवस के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। पट्टी बांध के काले झंडे फहरा के सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों की मांगों को माना जाए। उसका एक विरोध स्वरूप है जी। अगर बात की जाए, ये तो विरोध हो गया, अब बजट सेशन भी शुरू हो रखा है। किसान यहाँ रोड पर विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कार्य है कि जहाँ विधानसभा में कहीं ना कहीं जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध किया जाए। बजट सेशन जारी है, क्या कुछ अब की बार विरोध देखने को मिल रहा है? ऐसा है, तीनों काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मैंने तो पहले ही घोषणा कर रखी थी, अगर किसानों के हक में इन तीनों काले कानूनों के विरोध में कोई भी सरकार के विरोध है विश्वास प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव का सबसे पहला समर्थन करने वाला सोमवीर सांगवान होगा। जी बिल्कुल, आपने समर्थन किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें, यहाँ पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, आपको क्या आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? क्या अविश्वास प्रस्ताव सिरे चढ़ पाएगा? ऐसा हर एक आदमी अपने बुद्धि विवेक पे काम करता है। जिस भाई की जो आत्मा मानती है वही काम करता है। उसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा। ठीक है, आप भी लगातार जैसे कहते आए हैं कि भाई हमारी जो दूसरे निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार उन्होंने आपका जो साथ भी दिया है कहीं ना कहीं, लेकिन खुल करके इस मैदान में नहीं आए हैं, कृषि कानूनों के विरोध में नहीं आए। आज भी वो सरकार के साथ में। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं यही है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है। ऐसा मैंने वो बताता दिया आपको, हर एक आदमी का अपने बुद्धि और विवेक पर काम करता है। रिजल्ट क्या होगा वो टाइम बताएगा। दूसरी कहानी है, मैं तो अपना खुद का बता सकता हूँ कि मेरे को तो पार्टी हट के लोगों ने निर्दलीय विधायक बनाया है, तो मेरा धर्म भी बढ़ता है कि मैं भाइयों के साथ खड़ा रहूँ। इसलिए मैं तो सरकार के विरोध में वोट डालूंगा। ठीक है, कल ही जब हम कार्रवाई देख रहे थे विधानसभा की, तो वहाँ पर एक प्राइवेट बिल लेकर के आने की बात कही गई, लेकिन उस पर भी एक चीज़ कह दी गई कि ये तो पार्लियामेंट का मुद्दा है, वहाँ पर बात होगी। क्या मानते, जो कांग्रेस जो बिल लेकर के आई थी उस पर चर्चा बन सकती थी या नहीं, या जो सरकार उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती? ऐसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल पास कर दिया उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से एमएसपी गारंटी का अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट बिल ला सकती थी जी। वो विरोधाभास के कारण वो सरकार नहीं ले, वो सरकार की मर्जी है। तानाशाही कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो ये कहूँ था कि सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ भी अपनी तरफ से असहमति जाहिर करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजनी चाहिए थी जी। स्टेट का ये मैटर होता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चला गया है, तो कहीं ना कहीं तो स्टेट भी थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकती थी। तो बहस का कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहस होगी, या उसके ऊपर कोई विचार विमर्श होकर के उस प्राइवेट बिल पे आगे कुछ बन सकेगा? अब तो अविश्वास प्रस्ताव बहस होगी जी, अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी जी। फैसला क्या होगा वो वक्त बताएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जैसे लगातार जैसे बात की जा रही है, हर जगह पर जो कोरोना का दोबारा से एक डर दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा कोरोना पहुँच रहा है, दोबारा से आप लोग अपना सेफ रहें। अब जो भी सारे नियम जो लागू कर किए गए थे वो सारे के सारे दोबारा लागू अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन भी कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है, क्या ये कहीं किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की तो बात नहीं है? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ जब होता है, कुछ नया कुछ करने को होता है, तभी कुछ कोरोना का भी चीज़ लेकर के सरकार के द्वारा आया जाता है। लगभग 100 दिन से एक किसान भाई बैठे हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया, किसान ने कोरोना को भी हरा दिया, सरकार को हरा दिया,
और लोग सरकार ने लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करा, किसानों ने लोकतंत्र को बचा दिया। और किसानों ने एक काम और न्यारा भी कर दिया, किसानों ने सभी जाति पाति मजहब धर्म को एक करने का काम भी किसान भाइयों ने कर दिया। और चौथा, किसानों ने एक भी और भी काम कर दिया कि आने वाले टाइम के अंदर इस देश के अंदर राज कौन करेगा उसका फैसला भी किसान भाई करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ सरकार एक कुछ नए कानून लेके आ रही है, जिसमें एक लव जहाज से रिलेटेड भी कुछ कानून लेके आ रही है। दूसरी तरफ सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाएंगे उन लोगों के विरुद्ध भी कोई ना कोई कानून लेके आ रही है। तो क्या कहेंगे, ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कहीं सरकार का फ़ायदा पहुंचाएंगी या सरकार सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रही है? ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, संविधान द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है, उनको अधिकार है, उसको सरकार चैलेंज नहीं कर सकती। अगर कहीं आंदोलन होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे ये संभव ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। उनके ऊपर कैसे आप निर्धारित करेंगे, कैसे साबित करेंगे किससे नुकसान क्या हुआ? तो मैं नहीं समझता इसमें कहीं कामयाबी मिलेगी। अगर कोई कानून बढ़ा दिया तो वो भी अधर में लटका, कोई फायदा नहीं है उससे। जी, और लव जिहाद को लेकर के भी कानून बनाया जा रहा है, हालांकि केसेस बहुत कम दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का जो है वो कानून कहीं ना कहीं लेकर के आने की बात है। ऐसा है, जहाँ तक लव जिहाद का मामला है, अगर किसी बच्चे की अज्ञानता के कारण कोई उसका शारीरिक शोषण करता है और फिर धर्म की आड़ में उसका मिसयूज करता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जी, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, किसी का धर्म भ्रष्ट करना, किसी जीवन को तबाह करना किसी को अधिकार नहीं। मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा मजबूत कानून बनाया जाए जो किसी बच्चे के किसी भविष्य से, किसी धर्म से, किसी संस्कृति से कोई खिलवाड़ करता है, इसमें आड़ धर्म की आड़ लेके किसी का जीवन बर्बाद करता है तो मैं तो कहता हूँ उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो कानून बनाते हैं ये भी थोड़ा है, होना चाहिए। धर्म की आड़ में किसी का शोषण करके किसी का जीवन बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, इससे बड़ा कोई पाप, इससे बड़ा कोई अनर्थ कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ें आनी चाहिए, ज़बरदस्त आनी चाहिए और मजबूती के साथ आनी चाहिए। किसी को भी किसी के धर्म की, किसी के जीवन को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। जो संविधान में हमारे को अधिकार दे रखे हैं उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जी, दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि युवाओं के लिए कुछ अच्छा आना चाहिए, तो युवाओं के लिए जहां एक नई बात निकल के आ रही है कि 75% जो प्राइवेट जॉबों में भी आरक्षण की बात कही गई है कि 75% हरियाणा के ही लोग लगे, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल छोड़ दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि हरियाणा में प्राइवेट फैक्ट्री हैं कहाँ, और जो थी वो छोड़ के चली गई और कुछ बची हुई है वो 75 का नाम लेके बाजें। कहाँ है रोजगार? जी, आज बच्चा बच्चा बेरोजगार है, सरकार के पास कोई पॉलिसी, कोई योजना ऐसी नहीं है जिनको रोजगार दिया जाए। जी, सरकारी सारा प्राइवेट होने जा रहा है, सारा सेक्टर, तो नौकरी है कहाँ? ये सारी आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी भुखमरी होगी और देश और प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, इस समय का सदुपयोग करते को बढ़िया व्यवस्था करी जाए। बच्चों को रोजगार की जो चुनावों के दौरान हाँ करी थी सरकार ने, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जो इन्हें मैनिफेस्टो में था उसके ऊपर अमल होना चाहिए। 2 लाख सालाना नौकरी देने की जो बात थी वो नौकरी देनी चाहिए। सिर्फ झूठे बिल पास करने से मैं नहीं समझता कोई रिजल्ट निकलेगा। नौकरियां जैसे आप कह रहे हो कि दी नहीं गई, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। रेलों के किराए की अगर बात करें तो रेलों का जो प्लेटफॉर्म टिकट भी जो है दुगना तिगना महंगा हो चुका है, रेलों का किराया महंगा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में, और ट्रेन चली भी नहीं है, बहुत कम जो ट्रेनें हैं वो चली हैं, ऐसी स्थिति में तो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छुना हुआ है और ऊपर से महंगाई की भी मार। ऐसा है, ऐसी हालात हो गई है, गरीब भी ख़त्म नहीं हुई, गरीब ख़त्म हो जाएगा। न वो रेल में बैठने लायक रहा, न गैस का चूल्हा जलाने के लिए काबिल रहा, न डीजल पेट्रोल लेने के लिए काबिल रहा। सिर्फ और सिर्फ वो आदमी आज ज़्यादातर जनसंख्या इस पर आधारित हो जाएगी, सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपना पेट पाल सकता, उसके अलावा उसके पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और भुखमरी बड़ी तादाद में बढ़ जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। जी, तो एक और सवाल जानना चाहूँगा सर आपसे कि काफ़ी दिन हो गए, हम 100 दिन हो चुके हैं यहाँ पर किसानों को बैठकर, क्या लग रहा है? स्टार्टिंग से कहा जा रहा था कि हमारे ही बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों में हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, सारी चीज़ों में। तो ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति एक नज़र गड़ाए बैठा था कि कोई अब की बार बड़ा निर्णय लिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, लेकिन कोई बड़ा निर्णय आया नहीं। यही
जो छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं को ही किया गया है। आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि बार बार कई बार बातचीत आ चुकी है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर मैं इसी चीज़ की तरह से पुराने टाइम में देखूं, भूतकाल में देखूं, तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था कि असहयोग आंदोलन। क्या उस तरह के आंदोलन क्या इस आंदोलन में भी देखने को मिल सकते हैं? देखो, अगर आप इसको हल्का फुल्का माने तो बहुत गलत बात है। 100 दिन से धरना चला, पूरे देश के अंदर चला, दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन चला, रेल रोक दी, गाड़ी रोक दी, दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर दिया, और इससे फालतू तो करना क्या कर सकते हैं। एक ही चीज़ बची है, हवाई जहाज रोकना और एयरपोर्ट को रोकना। जी, किया जा सकता है। अगर ये ना माने तो शायद हो सकता है ये हालात ही पैदा हो जाए। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रहा हूँ कि असहयोग आंदोलन जैसी स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है, बनेगी कहीं ना कहीं। जब सरकार किसानों को, सत्य बिरादरी के भाइयों को, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बना बनाए संविधान को मानने वालों की बातें नहीं सुनेगी, तो कुछ न कुछ तो कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो सरकार 100 दिन के बाद भी जू तक नहीं रेंज रही, मैं नहीं समझता कि ज़्यादा दिन लगेगा। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इन किसान भाइयों की बात को सुन के, जिन्हें कड़े निर्देश करके, चौथा कानून जो किसान के हित में भी हो, सरकार के हित में भी हो, देश के हित में भी हो, ऐसा लेना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। बजट सेशन चल रहा है, आपने भी काफ़ी सारे मुद्दे दिए होंगे वहाँ पर लिखित में, किन मुद्दों को लेकर के आप वहाँ पर सवाल उठाने वाले हैं? सबसे पहला तो ये है, मैं किसानों के हक में अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के विरोध में सबसे पहला मतदान करने वाला सोमवीर सांगवान होगा। ठीक है। एक, दूसरी, दादरी जिले की जो समस्या है, हल्के की जो समस्या है, मेडिकल कॉलेज, जो हमारे 100 किलोमीटर तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे जैसे भाई ज़्यादा रोड पर तड़प के मर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, पहली प्राथमिकता। दूसरा, सरकारी कॉलेज। तीसरा, बड़े वाटर टैंक, पूरे शहर की 50 साल तक पीने का पानी समस्या। दादरी के चारों तरफ रिंग रोड, सेक्रेटरीट का काम शुरू, CCI सीमेंट फैक्ट्री जो 203 एकड़ के अंदर पड़ी है, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उस जमीन का सदुपयोग जिले के लिए कुछ हो, और जो भी सीवरेज की समस्या है, जो भी समस्या है, प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा में अपनी तरफ से पुरजोर लगा के उठाऊंगा। जी, धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। जैसे कि अब हमारे साथ चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान बने हुए थे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को हर तरीके से मनाने का प्रयास किया जा सकता है, और विरोध के तौर पे जहां बसें रोक दी गई, रोड जाम कर दिए गए, रेलों को रोक दिया गया, तो अब वहीं कहीं ना कहीं शायद हवाई जो यात्रा है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं बात है, और आने वाले समय में ये चीज़ देखने की होगी कि किस प्रकार के जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो फैसले लेता है। सरकार से लगातार जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा है, किसान सवाल कर रहे हैं, अब सवालों का जवाब सरकार क्या देती है देखने वाली रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपको लगातार जो अपडेट है वो देते रहेंगे। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश डाका, BTS लाइव न्यूज़ के लिए।